वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने गैर मुल्की दौरे पर पहुंचे इटली। G7 के आउटरीच सेशन में करेंगे शिरकत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तवानाई, अफ्रीका और बहराए रोम पर दी जाएगी तवज्जो। इटली समेत चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तमाम रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफा करेंगे मुलाकात। कुवैत में आतिशज़दगी में हलाक होने वाले 45 भारतीयों के जसद खाकी को लेकर एक खुसूसी तैयारियां भारत के लिए रवाना। वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा कीर्ति वर्धन सिंह भी तैयारे में है मौजूद। हलाक होने वालों में बेशतर केरल के थे रिहायशी। शराब घपले के मुलजिम अरविंद केजरीवाल की जमानत की अर्जी पर आज ज़ैली अदालत में होगी समाअत। तो वहीं स्वाति मालीवाल को जोदोकोप करने के मामले में बीबू कुमार की जमानत पर भी आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला। जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों में असेंबली के दौरान कौमी तराने को दिया गया लाजमी करार। तराने का बुनियादी मकसद तलबा में इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के तई जज्बा पैदा करना है। बिहार के बक्सर में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 47.02 का रिकॉर्ड किया गया दर्ज। हिमाचल के कई इलाकों में पारा 5 से 6 डिग्री तक बढ़ा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड भी शदीद तरीन गर्मी की जद में। 18 जुलाई के करीब प्री मानसून बारिश की है उम्मीद। T20 आलमी कप मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 25 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 तक पहुंचने की उम्मीदें रखी बरकरार। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने हदफ सिर्फ 19 गेंदों में हासिल करते हुए अम्मान को 8 विकेटों से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद पीएम मोदी अपने पहले सरकारी गैर मुल्की दौरे पर इटली पहुंच गए हैं। यहां पीएम मोदी आज G7 के आउटरीच सेशन में हिस्सा लेंगे। इस सेशन में मसनूई जहानत, तवानाई, अफ्रीका और बहराए रोम पर तवज्जो दी जाएगी। G7 सरबराह इजलास के रवा साल के लिए कुछ अहम तरजीहात की निशानदही की गई है, जैसे कि मशरिक़ वुस्ता में रूस यूक्रेन तनाज़ा, तरक्की पजीर ममालिक के साथ ताल्लुकात और उभरती हुई मईशतों के साथ अफ्रीका और इंडो पैसिफिक खित्ते पर तवज्जो मरकूज करना है। सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 लीडरों, आउटरीच ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ दो तरफा मीटिंग और बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए इटली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि मैं G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए इटली पहुंच गया हूं। आलमी रहनुमाओं के साथ बामानी बातचीत में मशगूल होने का मुंतज़िर हूं। हमारा मकसद आलमी चैलेंजों को हल करने और रोशन मुस्तकबिल के लिए बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए इटली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का ये दौरा कितना खास है, अपोलिया से हमारे नुमाइंदे अमृतपाल सिंह की पेश है ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री यहां इटली में G7 के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं। प्रधानमंत्री G7 के शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे, जहां वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फूड सिक्योरिटी, अफ्रीकी मुल्कों के साथ कोऑपरेशन और मेडिटेरेनियन में कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री काउंटर टेररिज्म पर भी बात कर सकते हैं और दुनिया को यह संदेश दे सकते हैं कि अगर इस मसले का हल ढूंढना है तो दुनिया को एक संयोजित स्टैंड लेना होगा, एक यूनाइटेड स्टैंड लेना होगा। प्रधानमंत्री इसके अलावा द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। सबसे अहम होगी जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता, जहां प्रधानमंत्री दोनों मुल्कों के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका एक रिव्यू लेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये पार्टनरशिप और मजबूत की जा सकती है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, टेक्सटाइल्स, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। दिलचस्प मुलाकात होगी
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, जो यहाँ प्रधानमंत्री मेलोनी के आमंत्रण पर आए हैं। ज़ेलेंस्की G7 को ये गुहार लगा सकते हैं कि G7 यूक्रेन को और पैसा दे और हथियार दे, अपनी उनका जो संघर्ष रूस के साथ चल रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की साहब को ये सलाह दे सकते हैं कि इस संघर्ष का हल युद्ध से नहीं हो सकता, सैन्य विक्ट्री से नहीं हो सकता, बातचीत और कूटनीति से ही होगा। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, अपुल्या, इटली। और G7 मुमालिक के साथ भारत के मजबूत ताल्लुकात हैं। ये ग्रुप भारत को कितनी अहमियत देता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2019 से हर बार भारत को कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जाता रहा है और इस चोटी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी की ये मुसलसल 5वीं शिरकत है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। इटली के अपोलिया में मुनक़िद होने वाले G7 सरबराही इजलास में भारत की मजबूत मौजूदगी आलमी सतह पर मुल्क की बालादस्ती को जाहिर कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अपनी तीसरी मियाद का पहला दौरा G7 ग्रुप और इटली के भारत के मजबूत ताल्लुकात की निशानदही करता है। G7 ग्रुप को दीगर आलमी तंजीमों से ज्यादा बाअसर समझा जाता है। इसकी वजह रुकन ममालिक में अमेरिका, ब्रितानिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान का शामिल होना है। G7 की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके रुकन ममालिक मौजूदा आलमी GDP में तकरीबन 45% की हिस्सेदारी रखते हैं। ये ममालिक दुनिया की 10% से ज्यादा आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। ये ममालिक भारत के साथ अपने ताल्लुकात को कितना अहम समझते हैं, इसका अंदाजा G7 सरबराही इजलास में भारत की मुसलसल मौजूदगी से भी लगाया जा सकता है। 2019 से हर बार भारत को इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। 2019 में फ्रांस, 2021 में ब्रितानिया और 2022 में जर्मनी और 2023 में जापान की तरफ से मदऊ किए जाने के बाद भारत 2024 में एक आउटरीच मुल्क के तौर पर इस बड़े स्टेज पर मौजूद है। इस तरह से इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये मुसलसल 5वीं शिरकत है। इस चोटी कॉन्फ्रेंस में भारत की ये मजमूई तौर पर 11वीं शिरकत है। अपने दौरा इटली के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की G7 के कई रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें भी बहुत अहम हैं। ये मुलाकातें जाहिर करती हैं कि दुनिया की बड़ी इक़्तिसादी और हिकमत अमली बनाने वाली ताकतें भारत के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में कितनी दिलचस्पी रखती हैं। G20 की सदारत से लेकर वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ को मुनज़्ज़म करने तक भारत हमेशा ग्लोबल साउथ मुमालिक के खदशात पर आवाज उठाता रहा है। G7 में भारत की बाअसर मौजूदगी इन ममालिक के मफादात और खदशात को आलमी प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में भी इंतहाई फायदेमंद है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा भारत इटली ताल्लुकात की मजबूती को भी जाहिर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी हालिया बरसों में मजबूत हुई है। इटली यूरोपीय यूनियन में भारत का चौथा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। दोनों ममालिक ने हिकमत अमली को मजबूत बनाने और हिंद बहरुल काहिल और बहिराए रोम के खतूत में ताउन बढ़ाने का अहद हर बार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और इटली के लिए रवाना होने से पहले अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत हिंद इटली स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, भारत बहरुल काहिल और बहिराए रोम के इलाके में ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पीएम मोदी ने कहा कि वो इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इटली के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वो मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए G7 मीटिंग में शिरकत के लिए अपने पहले इटली के दौरे से खुश हैं। उन्होंने कहा है कि इतालवी वज़ीर-ए-आज़म के गुज़िश्ता साल भारत के 2 दौरों से दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ मिला है। और आगे बढ़ते हैं। हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है। साहिबे इस्तिताअत मुसलमानों पर जिंदगी में एक बार हज बैतुल्ला फर्ज है, जिसमें मुसलमान मक्का मुकर्रमा में वाक़े अल्लाह के घर की ज़ियारत करते हैं। हज इस्लामी साल के आखिरी महीने ज़िलहिज्जा में अदा किया जाता है। 2024 के लिए भी मनासिक हज की अदायगी का आगाज आज से शुरू हो चुका है। भारत समेत दुनिया भर से लाखों हुज्जाज किराम खाना काबा में नमाज फज्र अदा करने के बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मीना की तरफ रवाना हो गए हैं, जहां वो क़याम के दौरान इबादत करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़े
हफ्ते के रोज अदा किया जाएगा। मैदान अराफात से खुतबा हज 50 उर्दू समेत 50 जबानों में नशर किया जाएगा। और कुवैत में भारतीय सिफारतखाने ने मुत्तला किया है कि एक खुसूसी तैयारा कोची के लिए रवाना हुआ है, जो कुवैत में आतिश ज़दगी के हादसे में हलाक होने वाले भारतीय शहरियों के जसद खाकी को लेकर गया है। कुवैत में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि फिजाइया का एक खुसूसी तैयारा जनूबी कुवैत के मंगाफ शहर में बुध को 6 मंजिला इमारत में लगने वाली जबरदस्त आग में मारे गए 45 भारतीयों के जसद खाकी को लेकर कोची रवाना हुआ है। वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा कीर्ति वर्धन सिंह ने कुवैत आला हुक्काम के साथ राब्ता कायम किया ताकि हादसे में हलाक भारतीय शहरियों के जसद खाकी को वतन वापसी के लिए यकीनी बनाया जा सके। वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा कीर्ति वर्धन सिंह खुद इसी तैयारे से वतन वापस आ रहे हैं। और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत होने वाली है और इससे पहले एक्साइज केस में गिरफ्तार दिल्ली के वजीर आला की जमानत की समाअत 7 जून को हुई थी। राउस एवेन्यू कोर्ट में हुई इस समाअत में वकील ने ईडी की तरफ से दाखिल करदा जवाब को पढ़ने के लिए 1 दिन का वक्त मांगा था। वकील ने कहा था कि उन्हें 182 सफ़हात पर मुश्तमिल ईडी का जवाब पढ़ने के लिए मजीद वक्त दरकार है और जज आज जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरअसल राउस एवेन्यू कोर्ट गर्मियों की तातीलात के लिए 8 जून से महीने के आखिर तक बंद है। ऐसे में जज ने कहा था कि केस की अगली तारीख जुलाई में होगी, तो वहीं केजरीवाल ने इसकी मुखालिफत की थी, जिसके बाद आज की तारीख दी गई है। अरविंद केजरीवाल के पीए बिप्लब कुमार की जमानत की अर्जी पर आज हाई कोर्ट में समाअत होने वाली है और इससे कबल 30 हजारी कोर्ट ने 8 जून को बिप्लब कुमार की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने कहा था कि अगर मुल्जिम रिहा हो जाता है तो वो गवाहों पर असरअंदाज हो सकता है और इसके बाद बिप्लब ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। बिप्लब कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। काबिल जिक्र है कि बिप्लब कुमार की पहली जमानत की दरख्वास्त को सेशन अदालत ने 27 मई को मुस्तरद कर दिया था। हाई कोर्ट में उस वक्त गर्मियों की छुट्टियां जारी हैं और इसीलिए समाअत हाई कोर्ट की तातीलात बेंच में होगी। जम्मू कश्मीर के स्कूली महकमा तालीम ने मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के तमाम स्कूलों को कौमी तराने के साथ सुबह की असेंबली शुरू करने की हिदायत दी है। महकमा एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक सर्कुलर के जरिए जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों में सुबह की असेंबली को यकसा बनाने की हिदायत दी है। बुध को जारी करदा सर्कुलर में कहा गया है कि मयारी प्रोटोकॉल के मुताबिक सुबह की असेंबली का आगाज कौमी तराने से होना चाहिए। महकमे ने कहा है कि सुबह की असेंबली तलबा में इत्तेहाद और नज़्म-ओ-ज़ब्त का एहसास पैदा करने के लिए एक गैर मामूली रस्म साबित हुई है। महकमे ने कहा है कि मेहमान मुक़र्ररीन को मदऊ करना, माहौलियात के बारे में बेदारी पैदा करना और मनशियात की लानत के खिलाफ इक़दामात को असेंबली में शामिल किया जाए। और आगे बढ़ते हैं। शुमाली हिंद में सूरज की तपिश और लू की वजह से लोग बदहाल हैं। रिकॉर्ड दर्जे हरारत ने मौसम की सूरत हाल मजीद खराब कर दी है। बिहार के बक्सर में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 47.2 डिग्री सेंटीग्रेड का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। पंजाब का शहर भटिंडा 47 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत के साथ मुल्क का दूसरा गर्म तरीन शहर रहा। यूपी के कानपुर, हरियाणा के रोहतक, राजस्थान के गंगानगर और झारखंड के डाल्टेनगंज में भी दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 45.2 डिग्री सेल्सियस था। और इस दौरान महकमा मौसमियात ने उम्मीद जाहिर की है कि 18 तारीख से 4 दिन बाद प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से परेशान शुमाली हिंद के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। और ज्यादा से ज्यादा बिजली की फरहमी के मामले में उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली रियासत बन गई है। यूपी ने 30,000 मेगावाट से ज्यादा की मांग के मुताबिक बिजली फरहमी करने का रिकॉर्ड बनाया है। रियासती महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक 12 जून को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने रियासत की ज्यादा से ज्यादा 30,240 मेगावाट की मांग को पूरा किया है
और इसके साथ ही इस दिन सबसे ज्यादा बिजली के इस्तेमाल का रिकॉर्ड भी बना है। ये तादाद 653.526 मिलियन यूनिट थी। पिछले साल 24 जुलाई 2023 को 28,284 मेगावाट की ज्यादा से ज्यादा डिमांड का रिकॉर्ड बनाया गया था। रियासती हुकूमत ने आला हुक्काम को मुसलसल सख्त गर्मी और बिजली की बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र एहतियात बरतने की हिदायत दी है। रियासती बिजली के महकमे की पेशगोई के मुताबिक बिजली की दस्तयाबी के इंतजामात बरवक्त किए जा रहे हैं। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ अपनी अहलिया डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ 2 रोज़ा दौरे पर जुमेरात को जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर के बाद नायब सदर जमहूरिया तनौट पहुंचे। तनौट में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नायब सदर जमहूरिया ने तनौट विजय संपत में सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। बादाज़ा नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने तनौत माता के दर्शन करके पूजा की और तमाम हमवतनों की खुशहाली के लिए दुआ की। मंदिर का दौरा करने के बाद नायब सदर जमहूरिया हिंद पाकिस्तान सरहद बावलिया नवाला पहुंचे और सरहद पर तैनात फौजियों के साथ सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने दूरबीन के जरिए सरहदी सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी मुआयना किया। और दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़े की दुकान में आग लग गई है। आग फैलते ही मजीद दुकानें भी इसकी जद में आ गईं। आग लगने के बाद 19 आग बुझाने वाली गाड़ियां जाए वकूफ पर पहुंच गईं और फिलहाल इस हादसे में किसी के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वहीं जयपुर में बैनुल-अक़वामी योगा दिन की तैयारियां बड़े पैमाने पर जारी हैं। इस बार योगा डे मनाने के लिए तलबा में काफ़ी जोशो खरोश है। योगा सीखने वाले तलबा का कहना है कि योगा के जरिए उनमें जहनी तनाव से राहत और खुसूसी जज्बा पैदा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई बेहतर अंदाज में कर पाते हैं। आज का जो युवा है वो थोड़ा सा उदासीन है अपनी हेल्थ को लेके, अपनी जीवन स्टाइल को लेके। वो देर रात सोता है, देर से उठता है। तो ऐसे में अगर वो योग को अपने जीवन में अपनाएगा तो उसका जीवन निरोग, सुंदर, मतलब बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। जो ये तनाव है, स्ट्रेस है, हाइपर टेंशन है, तरह तरह की बीमारियां हैं, सब योग और प्राणायाम के माध्यम से ठीक हो सकती है। योगा का मतलब होता है ऐड करना, एडिंग समथिंग। तो हम खुद को किसी चीज़ से जोड़ रहे हैं, हम प्रकृति से जोड़ रहे हैं, अपने आप से जोड़ रहे हैं। तो योगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। योगा से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। जैसे कि अगर हम रोजाना योगा करेंगे तो थायराइड बीमारी नहीं होएगी और डायबिटीज़ में भी कंट्रोल रहेगा। फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, पढ़ाई अच्छी होएगी। 21 जून को योगा के आलमी दिन से पहले उत्तराखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री योगा प्रैक्टिस प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में चंपावत जिले के लोहाघाट कोली ढेक झील कॉम्प्लेक्स में लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज़ायद लोगों ने योगा किया। मकामी लोगों के साथ साथ ITBP के एहलकारों और मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने भी आयुष और यूनानी महकमे के ज़ेर-ए-एहतमाम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है इस समय, और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ही मनाया जा रहा है। पर इसकी श्रृंखला क्या होती है कि पहले की तरह इसमें काउंटडाउन कार्यक्रम चलते हैं। मेन कार्यक्रम तो 21 जून का होता है, तो उसके ही क्रम में हर जिले में जो है लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम कराया जा रहा है। प्रत्येक जनपद एक दिन जो है लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम 6:30 से 7:30 बजे तक करता है। ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले तमाम अखबारात में जो खबर शह सुर्खी बनी है, आपको बता दें कि मनासिक हज का आगाज़ हो गया है। लाखों आज़मीन की मीना रवानगी आज शुरू हो गई है। अमन और सलामती के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आगे की खबर जान लेते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों पर
आला सतही मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां अजीत डोभाल तीसरी बार बने कौमी सलामती के मुशीर। आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिका का ये कहना है कि गजा जंग बंदी के लिए हमास की बाज़ तजवीज़ काबिल कबूल नहीं है। वहीं कुवैत आतिश ज़दगी सानेहा के हवाले से ये जो खबर है, महलूकीन की लाशों को हिंदुस्तान लाने की कोशिशें जो हैं वो लगातार तेज़ हो गई हैं और तैयारे जो हैं उनकी लाशों को लेकर वतन वापस लौट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां आलमी योगा दिन की तैयारियां न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी शुरू हो गई हैं। योगा डे से पहले बैरून ममालिक में भी कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में श्रीलंका के स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर में 10 रोज़ा योगा फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इस तकरीब का एहतमाम हिंदुस्तानी तंजीम सत गुमाया फाउंडेशन और कोलंबो की मयूरपति भद्राकाली मंदिर कर रहे हैं। श्रीलंका में 22 जून तक मुनक़िद तकरीबात का मंसूबा बनाया गया है। और आईसीसी टी20 आलमी कप में इंग्लैंड ने अपने गेंदबाजों की शानदार कारकर्दगी के बलबूते पर अम्मान को 8 विकेटों से शिकस्त देती है। एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। जो पहले बैटिंग करने आई थी सिर्फ 47 रन पर आउट हो गई और जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 3 ओवर 1 गेंद में 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। इस जीत के बाद इंग्लैंड की सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। गर्मियों में बढ़ता